जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। 17 मार्च सेकंड शिफ्ट एनालिसिस, जो हमारे प्रश्न पूछे गए थे उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील है। ये हमारा ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न था। तो ये पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पुलिकट झील चिल्का झील उड़ीसा की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये हमारे दिवस से पूछा गया था। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक 20 जून को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। ये दिवस दुनिया भर में भारतीयों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये निर्णय किया। एक मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। 2002 से 2020 जून विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, - 2022 का डायमंड लीग किसने जीता। तो ये नीरज चोपड़ा ने हमारे जीता। सही है, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा था हमारे संविधान से। तो प्रश्न ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में लिखे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो ये संसद जो भारत में संसदीय व्यवस्था जी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना यूएसए के संविधान से, केंद्र बल संघ कनाडा के संविधान से, और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। अब मौलिक यदि बात की जाए मौलिक कर्तव्य तो यूएसएसआर से, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से, आपातकाल जर्मनी के संविधान से। बात की जाए एक हिस्ट्री से, ये प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस वृक्ष और कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। एक ये पूछा गया था करंट अफेयर से संबंधित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहाँ रखी। तो भावनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन पोर्ट की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट में दे रखा है कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया है। तो ये अनुसूची 8 में 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अनुसूचियाँ देख लें। प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, मैंने आपको पिछली उसमें ही बताया था, क्या बोलते हैं, एनालिसिस में सभी का एनालिसिस कराता हूँ। जैसे कि ये दे रखा है अनुसूची 1, 2, 3, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, इसका सरसरी निगाह से आप देख लेंगे इसको। मैं धीरे धीरे रोक करके चलता हूँ। यदि बात की जाए 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था। ये तो सत्यजीत रे। ठीक है, प्रश्न नंबर ये दे रखा है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो है हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम बीच, इन 8 राज्य की ये क्रम वाइज है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.2 से 7.4 तक होता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन सी उड़ीसी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। उसमें नहीं पूछा था, ऑप्शन में दे रखा था, मगर मैंने इसमें दे रखा है कौन कौन से संबंधित है। तो देखिए उड़ीसा लोक नृत्य से संबंधित कलाकार, उसमें कलाकार दे रखा था। तो महत्वपूर्ण जैसे कि इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, संयुक्त पाणिग्रह, ये सब उड़ीसी लोक नृत्य से संबंधित हैं। एक कंप्यूटर से ये प्रश्न पूछा गया था, परम 8000 किस जनरेशन का है। तो ये परम 8000 हमारी 5वीं पीढ़ी का है। एक प्रश्न ये है साइंस से पूछा गया था कि मानव हड्डी संयोजित ऊतक का उदाहरण है।
ये मानव में संयोजी ऊतकों से रिश्तेदार ऊतक, वसा, उपस्थि, हड्डी, अस्थिमज्जा और रक्त शामिल होते हैं। सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें दे रखा था निम्न में कौन सा बलित पर्वत नहीं है। उसमें नहीं करके ज़्यादा पूछ रहा था, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें एक नहीं होगा। तो जैसे मैं इसमें पूरे बलित पर्वत की लिस्ट दे रखी है। बलित पर्वत हिमालय पर्वत, रॉकी और एंडीज, एटलस, काकेकस, हिंदुकुश बलित पर्वत के उदाहरण हैं। सही है। तो मिलते हैं, जैसे जैसे हमें एनालिसिस मिलता चला जाएगा हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। आप हमारा सहयोग करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एनालिसिस सभी बच्चों तक पहुंच जाए जिनका आने वाली शिफ्ट में बच्चों का एग्ज़ाम होगा। उन्हें पता चले कि किस तरह से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है वो लगता है जीएस से। जीएस कैसे पूछी जा रही है, क्योंकि बच्चा जो है ना ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस करता है कि जीएस अच्छी आ जाए तो मेरा स्कोर सही हो जाएगा। बाकी का तो वो उन्हें पता होता है कि मैं मैथ में कितना धुरंधर हूँ या मैं रीजनिंग में कितना धुरंधर हूँ, वो सभी को मालूम होता है। मगर जीएस का मतलब अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जैसे आ गई वैसी फंस गई तो अच्छी बात है, अगर पढ़ के चले गए तो और भी बेहतर है। यदि एनालिसिस करके जा रहे हो तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, यदि आप पूरे साल मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। यदि एग्ज़ाम में पता ही ना हो क्या पूछा जा रहा है तो पूरी साल की मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। तो इससे बेहतर ये होता है हम एनालिसिस करें। एनालिसिस करने से 2-3 दिन पहले उसे एनालिसिस सही करके टॉपिकों को देखें कि ये पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि प्लस पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। तो आज के लिए इतनी क्लास थी।